आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इंटरव्यू के हवाले से आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, आपका सिटी प्रोफाइल, उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के जो जनरल क्वेश्चंस रेज़ किए जा सकते हैं उनके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने अपना फ़ील्ड क्यों स्विच किया। इसके अलावा मज़ीद कुछ क्वेश्चंस आज के लेक्चर में शामिल हैं। जनरल नॉलेज के हवाले से मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को शामिल किया गया है आज के लेक्चर में, लाइक यूनेस्को है, यूनिसेफ है, UNFPA है, IMF है और कुछ और जीके के क्वेश्चंस। सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि लिटरेसी और एजुकेशन में क्या डिफरेंस है और यूनेस्को ने इनको किस तरह से डिफ़ाइन किया है। इसके अलावा जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा एजुकेशन का, जिसमें एजुकेशन की तारीफ़, एजुकेशन की टाइप्स, एजुकेशन की फाउंडेशंस आ जाएंगी, वो सब चीज़ें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है। इसके अलावा कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस होंगे और जो डेमो का टॉपिक है वो दिया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सबसे पहला मेन क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है वो कौन सा है। तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन इंट्रोडक्टरी किस्म के होते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि प्लीज़ मैम या सर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या फिर आपको कहा जा सकता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन 1 मिनट, या फिर कहा जा सकता है कि ब्रीफली अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, या फिर ये कह सकते हैं स्पीक अबाउट योर सेल्फ फॉर 30 सेकेंड्स। देखिए क्वेश्चन एक ही है, सिर्फ उसका अंदाज जो है वो मुख्तलिफ है, ठीक है। फिर कह सकते हैं हु इज़, आपका नाम, हु इज़ राबिया, हु इज़ निदा, या फिर हु इज़ नईम। आपका नाम पूछकर कहा जा सकता है कि अपने आप को बताएं कि आप कौन हैं। तो वहाँ पर आपको अपने बारे में 1 या 2 सेंटेंसेस जो हैं वो बताने हैं, या फिर अपने आप को कम्प्लीटली इंट्रोड्यूस करवाना है। इट्स अप टू यू। उसके बाद इसी तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है कि डिस्क्राइब योर पर्सनैलिटी इन 1 सेकेंड, इन 1 सेंटेंस, या फिर 3 सेंटेंसेस, या फिर 3 वर्ड्स में अपने आप को बताएं, या 1 वर्ड में बताएं, या फिर अपनी कोई 3 क्वालिटीज़ बताएं। इस तरह का क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होता है, ठीक है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपसे इंट्रोडक्शन में जब आप रूम में एंटर होते हैं तो आपसे इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपका नाम पूछते हैं, जी तो मैम या सर, फिर आगे कह दिया जाता है कि व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, आजकल आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है और आपसे किस किस्म का क्वेश्चन जो है वो किया गया है। अब जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हमने आपके साथ शेयर किए हैं, इनके अब जो पॉसिबल आंसर्स हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना सीखना है कि इंट्रोडक्शन आपने किस तरह से देना है, ठीक है। उसमें आपने सबसे पहले अपना नाम बताना है, अपनी वल्दियत, आपका जो सिटी है या डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस आ जाएंगी, ठीक है। अब क्वालिफ़िकेशन में आप जो है अपनी इनिशियल डिग्री मैट्रिक से ऑनवर्ड भी मूव कर सकते हैं और आप अपने मास्टर्स से बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपने एक्सपीरियंसेस आप शेयर करेंगे कि आपने पब्लिक या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कितना अरसा पढ़ाया है, आपका वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। फिर अगर आप मज़ीद इसको एलेबोरेट करेंगे, यानी कि अगर आपने इसको 1 मिनट तक लेके जाना है, या वो ख़ुद आपको कह सकते हैं कि प्लीज़ एक्सप्लोर मोर अबाउट योर सेल्फ, तो फिर आप वहाँ पर अपनी हॉबीज़ बता सकते हैं, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स बता सकते हैं। लाइक अगर आप आगे फ्यूचर में MPhil करना चाह रहे हैं या रिसर्च वर्क करना चाह रहे हैं, PhD करना चाह रहे हैं, तो वो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स में आ जाएगा। और अगर आपके कोई लॉन्ग टर्म गोल्स हैं तो लाइक आई वांट टू सर्व फॉर ह्यूमैनिटी, आई वांट टू राइट अ बुक, ठीक है, या इस तरह से कुछ भी आप कोई भी आप जो है खिदमात अंजाम देना चाहते हैं फ्यूचर में, तो वो आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ, सिंपल इंट्रोडक्शन, बिल्कुल इंतहाई सादा अल्फाज में, कोई मुश्किल अल्फाज आपने इस्तेमाल नहीं करने, बिल्कुल क्लीन और क्लियर आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। लाइक अगर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी तो माई नेम इज़ राबिया मलिक, डॉटर ऑफ मलिक खुदा बख्श, बेसिकली आई बिलोंग टू सून वैली उछाली डिस्ट्रिक्ट खुशाब। एज पर माई एकेडमिक्स आर कंसर्नड, आई हैव पास्ड बाई मैट्रिकुलेशन फ्रॉम लाहौर बोर्ड, माई FSc फ्रॉम फेडरल बोर्ड, माई BSc and MSc from University of Sargodha,
I have passed my B.Ed and M.Ed from Allama Iqbal Open University. Alhamdulillah, I have 10 years experience of teaching in different public and private institutes. So ये बिल्कुल एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। आप इसको भी, इस फॉर्मेट को भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप मज़ीद अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपनी अचीवमेंट्स बता सकते हैं, अपनी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स को बता सकते हैं, ठीक है। अपना एम ऑफ लाइफ बता सकते हैं, स्ट्रेंथ्स बता सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके इंट्रोडक्शन में शामिल होंगी। अपने इंट्रोडक्शन को आप बार बार लिखें, ठीक है। लिख कर प्रैक्टिस करें, मिरर के सामने बोल कर प्रैक्टिस करें, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके उसको सुने बार बार, ताकि आपको पता चले आपकी आवाज़ में कितना ठहराव है, आपकी आवाज़ में कहीं पर कुछ वो क्या कहते हैं, लर्जाहट तो नहीं आ रही, ठीक है, या हेजिटेशन तो नहीं फील हो रही। ये सब चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी इम्प्रूव होंगी, ठीक है। अच्छा, तारुफ में फिर अब मज़ीद कुछ क्वेश्चंस आपके साथ किए थे, ठीक है, कि जैसे हु इज़, कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, हु इज़ नईम। तो अब वहाँ पर वो अपना नाम लेकर बता सकते हैं, ठीक है, कि आई एम हाईली इंथुजियास्टिक, ऑप्टिमिस्टिक एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स माई गोल्स, ठीक है। इसके अलावा कोई भी बेहतर आंसर आपकी अपनी पर्सनैलिटीज़ को जो सूट कर रहा है, आप यहाँ पर वो बयान कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं, अगर आपसे सेंटेंस में पूछा गया है कि अपने आप को एक सेंटेंस में या 3 सेंटेंसेस में बयान करें, तो आप कह सकते हैं आई एम हाईली गोल ओरिएंटेड, ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू कंट्रीब्यूट एट द हाईएस्ट लेवल विच हैज़ ऑलवेज बीन प्रेज अर्निंग फॉर मी। इसी तरह से आप कह सकते हैं आई एम अ गुड नॉलेज सीकर, आई एम ऑलवेज वर्किंग फॉर माई इम्प्रूवमेंट सो दैट आई कुड बी एबल टू गाइड अदर्स वेल। इसके अलावा आप कह सकते हैं आई एम अ गुड प्लानर, आई एम इम्पेशेंट टू अचीव माई गोल्स, आई एम हार्ड वर्किंग और क्विक लर्नर, इवन मोर डेडिकेटेड टू माई ड्यूटीज़। ये कुछ पॉसिबल सेंटेंसेस जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत बेहतर समझते हैं, ठीक है। उस हवाले से आप अपने लिए अपनी क्वालिटीज़ को देखते हुए, अपनी पर्सनैलिटी को जज करते हुए अपने बारे में 3 सेंटेंसेस ज़रूर जो है वो मेंशन करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप कह सकते हैं, अगर आपसे 3 वर्ड्स पूछे गए हैं या 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछी गई है, तो आप कह सकते हैं, फीमेल्स ख़ास तौर पे कह सकती हैं आई एम एम्पैथेटिक इन नेचर, क्योंकि फीमेल्स का ये नेचर है कि वो एम्पैथी शो करती है। फिर आप कह सकते हैं आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, आई हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ पर वो ये कह सकते हैं हम आपको क्यों हायर करें, तो आप कह सकते हैं आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, आई एम एम्पैथेटिक इन नेचर, आई हैव गुड कमांड ऑन सब्जेक्ट्स, आई एम ऑप्टिमिस्टिक, गोल ओरिएंटेड, डिसिप्लिन्ड। जो क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, आप उनको बयान कीजिए, ठीक है। एक मजबूत डिटर्मिनेशन के साथ आपने उनके सामने बयान करनी है ये चीज़ें, कि पता चले आपके एक्सप्रेशन से, आपके फेस से पता चले कि जो आप कह रहे हैं वो वाकई क्वालिटीज़ आपके अंदर मौजूद हैं, आप उनको जस्टिफाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपने जो चीज़ बोलनी है, आपके मुंह से जो अल्फाज निकलने हैं, उन्हीं से उनका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जनरेट होगा, ठीक है। अगर आप कह देते हैं मिसाल के तौर पे आई एम अ गुड प्लानर, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने कभी कोई ऐसी प्लानिंग की है, तो आप बता सकते हैं कि येस, मैं अपने स्कूल में जो है वो बहुत अच्छी मैनेजमेंट करता हूँ, अपने जो स्कूल में हमारे फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है, या फिर मैं स्कूल के टाइम टेबल का इंचार्ज हूँ, कुछ भी, मतलब जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं आप उनको बयान कीजिए कि मैंने अच्छी प्लानिंग कहाँ कहाँ पर की है, ठीक है। जो चीज़ें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको स्कूल में असाइन की गई हैं कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे ये असाइन है और मैं ये करती हूँ बहुत अच्छी प्लानिंग से, ठीक है। इस तरह से आपके पास उस क्वेश्चन का फिर प्रॉपर आगे से जस्टिफिकेशन वाला आंसर होना चाहिए। जी, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप अपने सिटी के बारे में बता रहे हैं तो होपफुली आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी किया जा सकता है आपके सिटी प्रोफाइल के बारे में, ठीक है। जैसे अगर मैंने कहा है कि आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट खुशाब, तो हो सकता है वो मुझसे क्वेश्चन कर लें कि जी खुशाब का नाम कैसे आया, इसकी एटमोलॉजी क्या है, ठीक है, या इसका कोई पुराना नाम था, या कुछ हिस्ट्री पूछ सकते हैं। यहाँ पर वो पूछ सकते हैं कि शेर शाह सूरी के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी डिस्ट्रिक्ट खुशाब में है। या फिर वो पूछ सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट के साथ कौन सा दरिया जो है वो गुजर रहा है, ठीक है, उस दरिया पर कौन सा किला है, या कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके डिस्ट्रिक्ट के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे ली जा सकती है, ठीक है। इसलिए आपने अपना डिस्ट्रिक्ट का, अपने सिटी का प्रोफाइल बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। अब उस सिटी प्रोफाइल में क्या कुछ आ जाएगा, एक तो उसका जो एरिया है, ठीक है, हदूद अरबा कितना है, उसकी आबादी कितनी है, ठीक है, उसके अंदर जो MPAs MNAs हैं तो वो कौन कौन से हैं,
उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तहसीलें कितनी हैं, ज़िला ये कब बना आपका, इसकी एटिमोलॉजी क्या है, ठीक है। ये नाम कैसे पड़ा, अगर कोई पुराना नाम था तो कौन सा था, ठीक है। पॉपुलेशन कितनी है आपके एरिया की, लिटरेसी रेट कितना है, आपने जेंडर वाइज भी याद करना है और ओवरऑल लिटरेसी रेट भी आपने याद करना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर भी एक बात है, अगर आपसे पहले लिटरेसी रेट पूछा गया है और आपने कहा है कि जी बहुत अच्छा है, मेरा 70% लिटरेसी रेट है, या 80% मेरे एरिया का लिटरेसी रेट है, या 90% है लिटरेसी रेट, और फिर आपसे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपके इलाके में फीमेल एजुकेशन का ट्रेंड कैसा चल रहा है, तो आप अगर यहाँ पे ये कह दें कि हमारे यहाँ तो वहाँ पर बच्चियों को प्राइमरी के बाद पढ़ाने ही नहीं देते वालिदैन। अब देखें, आपने दो आंसर्स दिए, एक जगह पे आपने कहा कि मेरा लिटरेसी रेट बहुत हाई है वहाँ पर, और फिर दूसरी जगह पे आप कह रहे हैं कि फीमेल एजुकेशन का तो ट्रेंड ही बहुत डाउन है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका हर क्वेश्चन जो है उसको आपने जस्टिफाई करना है प्रॉपरली, ओके। इसके अलावा अपने एरिया के जो फेमस प्लेसेस हैं, कोई खाने हैं वहाँ के मशहूर खाने, मशहूर डिशेज़ हैं, स्वीट्स हैं, कोई इमारत, कोई बिल्डिंग्स हैं, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पर अगर कोई पहाड़ी सिलसिला गुजर रहा है, कोई दरिया या नहर वहाँ से गुजर रही है, ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वहाँ पर कौन कौन से बंद बांधे गए हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है। ख़ास तौर पे वहाँ पर जो मादनियात हैं, जो मिनरल्स वहाँ से निकल रहे हैं, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। फिर वहाँ की कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ अगर वहाँ पर हैं, जिसमें कुछ पोइट्स हैं, कुछ स्पोर्ट्स पर्सनस आ जाते हैं, कोई हीरोज़ हैं, वहाँ से आपको उनके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कोई वॉर्स अगर वहाँ पर हुई हैं, मोटरवे वहाँ से कौन सी गुजर रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, और करंट सिचुएशन वहाँ पर कैसी है, कोई हड़ताल तो नहीं है, कोई धरना तो नहीं है, इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है रिसेंट जो वहाँ पे चल रही होगी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई मज़ार अगर वहाँ पर किसी के हैं, तो ये सब चीज़ें, मतलब एक कंप्लीट प्रोफाइल, एक बेहतरीन प्रोफाइल जो है वो आपका तैयार होना चाहिए। वो आपसे किसी भी एरिया को टच करके आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और हो सकता है ना भी पूछें, हो सकता है आपने इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसी बात कही है कि वो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके इंट्रोडक्शन में से ही रेज हो जाए, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है। अच्छा, अब वो लोग जिन्होंने मास्टर्स किया किसी और सब्जेक्ट में, और फिर जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने बीएससी और एमएससी किया और फिर मैंने बीएड किया, एमएड किया, तो यहाँ से पॉसिबल नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ स्विचिंग योर फील्ड फ्रॉम मास्टर्स इन दैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट टू मास्टर्स इन एजुकेशन। क्या रीज़न है, आपने क्यों अपना फील्ड जो है वो स्विच किया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक आंसर जो है वो बना सकते हैं, वो ये होगा पॉसिबल आंसर कि सर आफ्टर पासिंग माई एमएससी या एमए या जो भी है आपका सब्जेक्ट, नो डाउट आई गेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज and I transmit the same in the students without realizing the effectiveness of my teaching। कि मैंने नो डाउट मैंने एमएससी से बहुत कुछ सीखा, मुझे बहुत नॉलेज मिला, इवन कि मेरी जो जॉब है वो इस बेस पर लगी है, ठीक है, मुझे रिस्क मिल रहा है इस जॉब से, जो नॉलेज मुझे यहाँ से हासिल हुआ मैंने वो एज सच बच्चों में ट्रांसमिट कर दिया, ये जाने बगैर कि मेरी टीचिंग जो है वो कितनी इफेक्टिव रही है, ठीक है। आई टुक देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड इंटरेस्ट इनटू कंसिडरेशन एंड अंडरस्टूड देयर साइकोलॉजी। अब जब मैंने अपना एमएड किया है तो मैंने अंडरस्टैंड किया है कि बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस कौन से होते हैं, उनके इंटरेस्ट किस किस्म के होते हैं, उनकी साइकोलॉजी को मैंने समझा। आई अंडरस्टूड प्रॉपर यूज़ ऑफ एवीएट्स को किस तरह से यूज़ करना है, क्लासिकल ऑपरेंट कंडीशनिंग बच्चों की कैसी की जाती है एसोसिएट करके, ठीक है। आई अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट एंड इफेक्टिव एवेल्यूएशन एंड इफेक्टिव टीचिंग मेथडोलॉजीज, किस किस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन कौन सा मेथड इफेक्टिव रह सकता है जिससे बच्चे की लर्निंग इफेक्टिव हो। ये सब चीज़ें मैंने अपने एमएड से सीखी हैं या मैंने अपने एमए एजुकेशन से सीखी हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एक अच्छा सा आंसर बना सकते हैं कि मैंने इस वजह से मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ इस फील्ड में और मैंने अपना फील्ड जो है वो इस वजह से चेंज किया। तो ये इसका एक प्रॉपर आंसर बन सकता है। इसके अलावा और भी बहुत से पॉसिबल आंसर्स बन सकते हैं कि जैसे मैं जब गवर्नमेंट जॉब में एंटर हुई तो हमें बीएड करना कंपलसरी था हमारे लिए, मैंने बीएड किया तो मुझे मज़ीद इंटरेस्ट डेवलप हुआ उन सब्जेक्ट्स में, उन टॉपिक्स में, मैंने इसलिए फिर एमएड किया और फिर वहीं से आप आगे ये जो आंसर लिखा हुआ है इसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बार बार प्रैक्टिस करें,
बोल बोलकर हर चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है, तभी आप एक अच्छा और बहुत ही इम्प्रूव्ड आपका अपना ओन वर्जन जो है वो निकल के सामने आएगा। ठीक है, अब अगर आपने ये क्वेश्चन उन्होंने किया है रीजन ऑफ स्विचिंग द फील्ड, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जनरेट हो ये वाला कि डजंट इट शो योर इनकंसिस्टेंट बिहेवियर, कि यहाँ से तो आपके बिहेवियर में कंसिस्टेंसी शो नहीं हो रही कि आपने अभी एक फील्ड लिया फिर आपने दूसरा फील्ड ले लिया, तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी शो नहीं हो रही। ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन भी जनरेट हो सकता है। अब यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, जो पॉसिबल आंसर इसका हो सकता है कि सर नॉलेज हैज़ नेवर बीन स्टैटिक, नॉलेज कभी भी जामद नहीं रहा, इट इज़ डायनामिक इन नेचर। ठीक है, एक नॉलेज को सीख करने के लिए वी मस्ट बी प्रोग्रेसिविस्ट इन नेचर एंड वी मस्ट इंक्रीज आवर नॉलेज, वी मस्ट अडॉप्ट अ प्रोग्रेसिव एंड चेंजिंग एटीट्यूड हमारा होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज हमेशा बढ़ रहा है, ये कम नहीं हो रहा। ठीक है, हमारे इस्लाम में भी हमें ये इस चीज़ पर जोर दिया गया है कि टू सीक नॉलेज फ्रॉम द लैप ऑफ द मदर टू ग्रेव। ठीक है, गोद से गोर तक इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करने वालों के लिए निशानियां हैं इस दुनिया में। आवर रिलीजन गिव्स अस लेसन टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ठीक है, सो टू मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड एंड नीड ऑफ द आवर टू बी ब्रॉड माइंडेड एंड टू इनकलकेट फोर साइटेडनेस इन आवर एटीट्यूड। तो ये हमारे दीन इस्लाम में भी हमें ये सबक दिया गया है और ये हमारे वक्त की ज़रूरत भी है, हमारा यूनिवर्सल स्टैंडर्ड भी है कि हम ब्रॉड माइंडेड हो। ठीक है, ब्रॉड माइंडेड होकर अपने एटीट्यूड को फोर साइटेडनेस की तरफ माइल करें। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी जो है वो उन मैटर्स में होनी चाहिए, उन एस्पेक्ट्स में होनी चाहिए विच आर परमानेंट इन नेचर, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। लाइक हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, हमारे एटीट्यूड्स हैं, वो परमानेंट हैं। लेकिन जो नॉलेज है वो कंसिस्टेंट नहीं होता, वो एवर चेंजिंग है, उसके अंदर तब्दीलियाँ आती जा रही होती हैं और हम ईच एंड एवरी मोमेंट पर जो है वो लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस्लाम में भी कहा गया है कि इल्म और हिकमत जो है वो मोमिन की गुमशुदा मीरास है। सही है, इल्म को जहाँ से आपको मिल रहा है इल्म उसे हासिल कीजिए। फिर इस्लाम में आप हवाला दे सकते हैं कि अक्ल वालों के लिए निशानियां दी गई हैं। कुरान पाक में बार बार इस जगह पर मुख्तलिफ जगहों पर इरशाद किया गया है कि अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। ठीक है, और उन निशानियों को एक्सप्लोर करना एक नॉलेज सीकर, गुड नॉलेज सीकर का काम है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ शेर भी यहाँ पर सुना सकते हैं। अगर आपकी वो जो पोइटिक सेंस है अगर वो अच्छी है तो उसके लिए मैंने कुछ अशार भी यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। इलामा इकबाल कहते हैं कि आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे उड़ना, कि नई तर्ज से आप डर रहे हो और पुरानी तर्ज पे उड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। ठीक है, और ये जो शेर है ये डिमॉन्स्ट्रेशन के टॉपिक्स में भी पूछा गया है, इसलिए आपने इसकी जस्टिफिकेशन बहुत अच्छी से याद करनी है जो अभी आपको बताई गई है। ठीक है, फिर इसके अलावा कहा जाता है सुकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगय्युर को है ज़माने में, कि जो चेंज है हमेशा वही एक्सेप्टेबल रहा है दुनिया में। ठीक है, जैसे कि डार्विनियन अप्रोच है, वो भी यही कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो हमेशा एवोल्यूशन की फेज़ में रहती है, हमेशा चेंज हो रही है, एवोल्यूशन की फेज़ में आ रही है, इसलिए हमने अपने नॉलेज को भी साथ साथ अपडेट करना है। ओके, फिर इलामा इकबाल क्या कहते हैं, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून, कि बार बार जो है नई चीज़ें बन रही हैं, कुन फयकून, बार बार नई चीज़ें हो रही हैं, ये कायनात शायद अभी तक ना तमाम है। ठीक है, तो ये भी आप इसमें शेर ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको इसकी जस्टिफिकेशन आनी चाहिए कि ये शेर किसका है, और फिर आपसे कुछ मज़ीद भी शेर व शायरी के हवाले से क्वेश्चन हो सकते हैं। एनी हाउ, और भी इसमें अशार ऐड किए गए हैं, चलने वाले निकल गए हैं जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं। तो यहाँ पर ये बड़ा बेहतरीन शेर है, सिंपल सा है, आप इधर ये भी ऐड कर सकते हैं। जुम्बिश से है ज़िंदगी जहाँ की, ये रस्म कदीम है यहाँ की। ठीक हो गया, तो इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के अशार जो हैं वो ऐड किए जा सकते हैं। जिस तरह से अभी ये क्वेश्चन शेर है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कुछ अशार जो है वो ऐड किए गए हैं। इसके अलावा अगर आपके पास मज़ीद कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं तो आप उनको बार बार लिखें और एक बहुत ही अच्छा और कॉम्प्रिहेंसिव आंसर जो है उसको तैयार कीजिए। ठीक है, अच्छा, अब हम मूव करते हैं अपने जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस की तरफ। जनरल नॉलेज जो है, देखिए जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमने ईच एंड एवरी आस्पेक्ट को ही टच करना है। सही है, यहाँ पर आपका एक्सक्यूज़ भी एक्सेप्टेबल हो सकता है। अगर आपको इन केस की कोई आंसर नहीं आ रहा तो या तो आप उससे मिलता जुलता थोड़ा सा अगर कुछ आपको टर्म याद आ रही है
तो आप वो बता सकते हैं। और अगर बिल्कुल नहीं आ रहा तो आप कह दीजिए कि सर आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, या आप कह सकते हैं कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली इसके बारे में। ठीक है, तो आई विल वर्क अपॉन इट, मैं इसके ऊपर मजीद जो है वो काम करूंगी। इस तरह से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कुछ जीके के क्वेश्चंस आज के लेक्चर में एडेड हैं। यूनेस्को के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यूनेस्को जो है वो स्टैंड करता है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है आपने उसका एब्रीविएशन याद करना है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, उसको कब फाउंड किया गया, कब बनाया गया उसे, उसके फाउंडर कौन हैं। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें आपने इसकी याद करनी है, और उसका जो सेक्रेटरी जनरल इस टाइम कौन है। सही है, बस ये 4-5 बातें आपने याद करनी है, इससे ज़्यादा डिटेल्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। सही है। अच्छा, अब यूनेस्को के बारे में देखते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिसका मकसद क्या है, एम्ड एट प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, आर्ट्स, साइंस एंड कल्चर। ठीक है, वर्ल्ड पीस को प्रमोट करने के लिए और वर्ल्ड सिक्योरिटी को प्रमोट करना है। किस तरह से, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के ज़रिए, एजुकेशन में, आर्ट्स में, साइंस में और कल्चर में, इनके अंदर कोऑपरेशन करके। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर करना यूनेस्को का काम है। तो बहरहाल इसमें मोस्टली यूनेस्को की पूछा जाता है एब्रीविएशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है जी, पेरिस में, फ्रांस में। ठीक है, और ये कब बनी, 1945 में। सही है, और इसके फाउंडर्स में कौन है, इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट है, फ्रांस है, चाइना है, ब्राज़ील है, मैक्सिको है। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा जो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, यूनाइटेड नेशंस है, यूएन है। नेक्स्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ यूनिसेफ। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसका एब्रीविएशन आपने याद करना है, और अब इसको ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल एड टू चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जो हमें आमतौर पे जो एड्स मिल रही होती हैं वो यूनिसेफ के थ्रू जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और जो हेड हैं वो हैं कैथरीन एम रसल, प्रेसिडेंट टॉर हैट्रम, और ये कब फाउंड हुई, 1946 में। ठीक है, यूनिसेफ में 190 कंट्रीज़ जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, और टेरिटरीज़ हैं बच्चों को सेव करने के लिए, टू डिफेंड देयर राइट्स, उनके हकूक़ को महफूज करने के लिए, एंड टू हेल्प देम फुलफिल देयर पोटेंशियल फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड थ्रू एडोलेसेंस। ठीक है, बलोगत तक आने तक जो है उनकी जो फुल पोटेंशियल्स हैं उनको एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है यूनिसेफ। ठीक है, आगे है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 1945 में बनी। ठीक है, वॉशिंगटन DC में इनका हेडक्वार्टर है। इसके 190 मेंबर्स हैं, और जो सेक्रेटरी जनरल हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जाइवा। ठीक है, या जॉर्जीवा। और जो IMF का फंक्शन है वो क्या है, रिजॉल्विंग ग्लोबल पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी को डील करना, इनकरेजिंग इंटरनेशनल ट्रेड, तिजारत को बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है इनकरेज करना, प्रोमोटिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने $744 बिलियन जो है वो लिए हैं IMF से, और पाकिस्तान ने 1950 में ज्वाइन किया था IMF को। 2019 तक पाकिस्तान ने 22 दफ़ा लोन लिया है। ठीक है, 2019 तक, और इस हिसाब से जो लोन पर हेड बनता है वो 1101 रुपये है एक बंदे पर। सही है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपने तब बतानी है अगर आपसे वो पाकिस्तान के हवाले से पूछें। मेन बातें आपने वही बतानी है कि इसका हेडक्वार्टर किधर है। ठीक है, इसका एब्रीविएशन कौन सा है, सेक्रेटरी जनरल कौन सा है, बस ये 3-4 बातें आपने मेन बतानी होती हैं। UNFPA, इट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। UNFPA यूनिसेफ ये ग्लोबल प्रोग्राम है टू एंड चाइल्ड मैरिज। ठीक है, इट प्रमोट्स द राइट्स ऑफ गर्ल्स टू अवॉइड मैरिज एंड प्रेगनेंसी थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन के ज़रिए इस चीज़ को जो है वो कंट्रोल करना है, ये UNFPA का काम है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ चाइल्ड मैरिजेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या वजह है बच्चों की शादियों की। तो पाकिस्तान जो है, इट इज़ 6th हाईएस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स मैरिजेस बिफोर द एज ऑफ 18 इन द वर्ल्ड। दुनिया में 6ठे नंबर पर है जहाँ पर 18 साल से कम उम्र बच्चियों की शादी कर दी जाती है। ठीक है, अब इसकी वजूहात क्या हैं, इसमें पॉवर्टी,
लैक ऑफ अवेयरनेस है, ठीक है, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन है, लैक ऑफ सिक्योरिटी, और हमारे जो कस्टम्स ट्रेडिशंस हैं उनकी वजह से जो फोर्स किया जाता है बच्चियों की शादी पर। तो ये कुछ वजूहात हैं। अच्छा, उसके बाद लीगल एज कौन सी है पाकिस्तान में? तो पाकिस्तान चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 सेट्स द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज़ टू 18 एंड गर्ल्स फॉर 16, ठीक है। अच्छा, इन अप्रैल 2014 Sindh Assembly adopted the Sindh Child Marriage Restraint Act, which changed minimum age to 18 for both boys and girls, punishable by law, ठीक है। सिंध ने जो है वो 18 की एज जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स की है। अच्छा, उसके बाद अब जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसमें आपका टास्क है एजुकेशन का जो चैप्टर है वो उसकी PDF आपको इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएगी। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं कि व्हाट इज़ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। यूनेस्को ने एजुकेशन को किस तरह से डिफाइन किया? एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग और द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड हैबिट्स। ये प्रॉपर डेफिनेशन है जो यूनेस्को ने दी है एजुकेशन के लिए। ये भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि एजुकेशन को डिफाइन करें अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। अगर आपसे वैसे कहा जाए कि डिफाइन एजुकेशन, तो वहाँ पर आप बता सकते हैं कि एजुकेरे या एजुसेरे से निकला है या एजुकेटम से ये वर्ड डिराइव किया गया है, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, इस तरह के आप आंसर्स दे सकते हैं। लेकिन अगर आपसे यूनेस्को के बारे में पूछा जाए तो आपके पास ये प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। हाउ डू यू डिफाइन लिटरेसी? लिटरेसी क्या होती है? लिटरेसी इज़ द एबिलिटी टू रीड, राइट, स्पीक एंड लिसन इन अ वे दैट लेट्स अस कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करना, ठीक है, ताकि हम दुनिया को अंडरस्टैंड कर सकें और अपनी बात भी समझा सकें, तो ये लिटरेसी कहलाती है। लिटरेसी को यूनेस्को ने कैसे डिफाइन किया है? लिटरेसी इज़ द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट, क्रिएट, कम्युनिकेट एंड कंप्यूट यूजिंग प्रिंटेड एंड रिटन मटीरियल्स एसोसिएटेड विद वेराइंग कॉन्टेक्ट्स। अब देखें यहाँ पर लिटरेसी को यूनेस्को ने कैसे डिफाइन किया कि यहाँ पर बाकी सब बातें भी हो गई, एबिलिटी टू रीड एंड राइट वाली भी हो गई, अंडरस्टैंड करना, इंटरप्रेट करना, कंप्यूटेशनल नॉलेज भी होना चाहिए, कंप्यूटर स्किल्स भी किसी हद तक आनी चाहिए, ठीक है। प्रिंटेड मटेरियल को या रिटन मटेरियल को कॉन्टेक्स्ट के साथ उसको एसोसिएट करके पढ़ना लिखना अगर आता है तो वो बंदा यूनेस्को के अकॉर्डिंग जो है वो लिटरेट पर्सन होगा। ओके, लिटरेसी जो है, व्हाट इज़ लिटरेसी बेस्ड ऑन यूनेस्को? Literacy involves a continuum of learning in enabling individuals to achieve the goals, to develop their knowledge and potential, and to participate fully in their community and wider society. ठीक है कि अब ये जो लिटरेसी को यानी कि यूनेस्को क्या कहना चाह रहा है, लिटरेसी क्या चीज़ है, उसकी बेस क्या है लिटरेसी की, ठीक है। तो यहाँ पर एक लर्निंग, कॉन्टीन्यूस लर्निंग होगी जो कि इंडिविजुअल्स को इस काबिल बनाती है कि वो अपने गोल्स को अचीव करें, ठीक है, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, डेवलप करते जाएं, उसको अपने पोटेंशियल एबिलिटीज़ को बढ़ाते जाएं, ठीक है, और कम्युनिटी में और अपनी सोसाइटी के अंदर जो है वो फुली तौर पे पार्टिसिपेट कर सकें अपनी लिटरेसी स्किल्स की बेस पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत कम किया जाता है, लेकिन अगर हो तो आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए। वर्ल्ड वाइड जो लिटरेसी रेट है वो 86.3% है अप्रॉक्सीमेटली। इसके अलावा कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते हैं कि आर यू अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट? If so, then what will you do as a teacher? How will you improve? How will you prove yourself? क्या आप एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हो? अगर हैं, ठीक है, तो अपने आप को प्रूव करें। और आप एक टीचर के तौर पे एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हुए क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये कहेंगे, जो पॉसिबल आंसर बन सकता है कि यस, आई एम अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर। आई विल प्रमोट कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन अमंग माई स्टूडेंट्स। जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर्स होते हैं, ठीक है, जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वो हमेशा कोलैबोरेशन को, मिलजुल कर काम करने को तरजीह देते हैं, ठीक है, बजाय इसके कि वो कंपटीशन को प्रमोट करें, वो कोऑपरेशन को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आई विल नॉट प्रमोट कंपटीशन बिकॉज कंपटीशन इज़ अ नेगेटिव इमोशन। सो अ टीचर शुड बी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट इन माई ओपिनियन, ठीक है। जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है वो सबके साथ मिलकर काम करने को बेहतर समझते हैं, इससे मसावात और रवादारी की फ़ज़ा कायम होती है। जो सिर्फ कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं वो अकेले काम करने को तरजीह देते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है वो जनरेट हो सकते हैं, आपके आंसर पे डिपेंड करते हैं आप आंसर कैसे दे रहे हैं। वही बात है कि यहाँ पे आप वो कंपटीशन को भी ले सकते हैं कि आपने इसको नेगेटिव इमोशन कैसे कहा। तो यहाँ पे आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो कंपटीशन है, जो बच्चों के अंदर कंपटीशन होता है, वहाँ पर मोस्टली उनके अंदर नेगेटिविटी प्रमोट हो जाती है। जैसे वो लड़ाई झगड़े की सेंस में आ जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ बुरा बिहेवियर कर सकते हैं। तो बच्चों के अंदर जो है वो सेंस ऑफ कंपटीशन की बजाय सेंस ऑफ कोऑपरेशन हमें डेवलप करनी चाहिए। जब आहिस्ता आहिस्ता मैच्योरिटी का लेवल आता रहता है, वहाँ पर कंपटीशन किसी हद तक ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ शो करनी होती हैं। वहाँ पर कंपटीशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बच्चों में कंपटीशन की जगह पर कोलैबोरेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु इज़ द सपोर्टर ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड सेज दैट लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सोशल कॉन्टेक्स्ट। वही बात जो ऊपर हमने क्वेश्चन अभी किया, उसी से रेलिवेंट क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया कि सोशल कॉन्टेक्स्ट पर कौन बिलीव करता है। तो लेव वाइगोस्की जो हैं, ही इज़ द सपोर्टर ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड सेज दैट लर्निंग इज़ अ सोशल एक्टिविटी एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सोशल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, क्योंकि आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि आई एम प्रोग्रेसिविस्ट इन नेचर। आपने 2-3 क्वेश्चंस के आंसर में ये बात कही है, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि किसने ये कॉन्सेप्ट दिया प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, तो जॉन डेवी ने कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है? अब जो रेसिप्रोकल टीचिंग है, इसमें क्या होता है कि जो टीचर और स्टूडेंट्स होते हैं, ये आपस में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे सिर्फ टीचर बच्चे को नहीं सिखा रहा, बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी कि स्टूडेंट से टीचर भी गेन कर सकता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं, ठीक है, जहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी। जब हमारा मॉक इंटरव्यू का सेशन चलेगा, तो आपकी तरफ से और भी बहुत से पॉसिबल आंसर्स मिलेंगे, जिनसे लर्निंग होगी हमारी भी। ठीक है, तो ये एक तरह से रेसिप्रोकल सिस्टम बन जाएगा। इसको पैरेलल टीचिंग भी कहते हैं, पैरेलल लर्निंग भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन जो आज के लेक्चर में शामिल है। एज ए टीचर, हाउ कैन यू प्रमोट कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स? व्हाट स्ट्रैटेजी विल यू अडॉप्ट? कि कोलैबोरेशन को आप कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे बच्चों के अंदर? तो कोलैबोरेशन जो है वो हमेशा ऐसे मेथड्स के जरिए किया जाता है जहाँ पर ग्रुप एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, जहाँ पर हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी होगा किसी हद तक। ठीक है, तो द मोस्ट इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल वे टू प्रमोट कोलैबोरेशन is by providing them with the opportunity to engage in inquiry and problem solving। ठीक है, इंक्वायरी मेथड्स में या प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड में उनको इंगेज करके उनके अंदर कोलैबोरेशन को इनकलकेट किया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है। उसके बाद है बीइंग अ टीचर या लेक्चरर, हाउ कैन यू इंस्टिल या इनकलकेट मॉरल वैल्यूज इन योर स्टूडेंट्स? बच्चों में आप मॉरल वैल्यूज को कैसे इनकलकेट कर सकते हैं? तो इसमें आप क्या कह सकते हैं कि सबसे पहले तो जो बच्चा है, जो स्टूडेंट्स हैं, दे शुड बी गिवन अवेयरनेस। उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि व्हाट इज़ राइट। ठीक है, उनको पता हो कि हमारे माशरे में मॉरल वैल्यूज़ हैं कौन सी, किन चीज़ों को सही माना गया है, किन चीज़ों को गलत कहा जाता है। ठीक है, सेकेंडली, आई विल इन्वॉल्व देम डिस्कशन ऑन मॉरल इश्यूज़ या मैटर्स। बच्चों को हम मॉरल इश्यूज़ पर, मॉरल जो ऐसे मैटर्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन का मौका दें, ताकि बच्चों को पता चले कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। थर्डली, रियल लाइफ सिचुएशंस शुड बी गिवन टू देम। उनके सामने रियल लाइफ सिचुएशंस रखी जाएं कि ये वाकया हुआ है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है। ठीक है, या फिर कोई कहानी उनको सुनाई जाए और वहाँ पर डिबेट्स की जाएं, एंड ए डिबेट और डिस्कशन शुड बी डन। आफ्टर दैट, स्टूडेंट्स शुड डिसाइड देमसेल्व्स आफ्टर रीजनिंग गिवन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। कि वहाँ पे अब जो रीजनिंग उनको दी गई है, उस बेस पर बच्चा खुद डिसाइड कर सकता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पर ये एक पॉसिबल आंसर जो है वो बन सकता है। और आज का जो आपका टॉपिक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन है, दैट इज़ आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे उड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। अब इसके हवाले से कुछ डिस्कशन जो है वो ऊपर की गई है, बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन है। इसमें आप मज़ीद भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आपका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो 5 मिनट का भी हो सकता है और 40 मिनट का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका पैनल जो है वो आपसे क्या रिक्वायरमेंट्स मांग रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे डेमोन्स्ट्रेशंस प्रिपेयर करने हैं जो आपको डेली बेसिस पे टास्क दिए जाएंगे। वो डेमोन्स्ट्रेशंस टाइम के साथ साथ आपने उनको मैनेज करने हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिन पे 40 मिनट्स तो बोला ही नहीं जा सकता, जैसे अब यही वाला टॉपिक है आज का।
ठीक है, इसकी ज़रा टाइम स्पेन भी कम है और आज का पहला लेक्चर है, इसलिए ये एक शॉर्ट टॉपिक जो है वो आपको दिया गया है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनमें आप डिवाइड कर सकते हैं टास्क को। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे लेक्चर दें, अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को आप 5 मिनट में भी बता सकते हैं और 35 मिनट में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आपने उन टॉपिक्स को ऐसे ही प्रिपेयर करना है कि जैसा आपसे क्वेश्चन किया गया है कि जी 5 बता दें ब्लूम टैक्सोनॉमी होती क्या है। इट मीन्स कि आपसे डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं लिया गया, आपसे बस जैसे वैसे ही पूछा गया है तो आप उसको 2-3 मिनट में बता सकते हैं। लेकिन अगर आपसे डिमॉन्स्ट्रेशन बाकायदा कहा गया है कि एक प्रॉपर क्लास की तरह डेमो लें, तो वहाँ पर आपको डेमो जो है वो आधे घंटे का होना चाहिए। तो इसलिए आपने अपने आप को हर लिहाज से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर है, इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।